हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी थर्ड क्लास। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हमने आपका पीवाईक्यू के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि आपके 7 जुलाई 2024 में सीटेट का पेपर हुआ था। उसके सभी आपके हिंदी के क्वेश्चन, जो भी पेडागोजी के क्वेश्चन है, वो सभी डिस्कस हम कर चुके हैं। अब बात करेंगे, आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिन्हें आज डिस्कस करना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये सब क्वेश्चन हम आपके डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीडीपी, और आपको सीटेट बाय एकता 9 करके मिल जाएगी। आप जाकर उस प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके देखे थे, लेकिन आज हम आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ से आज आपका स्टार्ट होना है। भाषा अधिगम में आपका निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है, इसका आपको आंसर बताना है। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी पेड कोर्स इनरोल करना चाहते हो तो उन्हें भी कर सकते हो। सिर्फ आपका 999 रुपये में आप जो है कोर्स परचेज कर सकते हो, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर आपका पेपर सेकंड। ठीक है, दोनों के लिए जो आपको नंबर मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको नंबर दे दिया जाएगा। आप वहाँ पर कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हो। तो बात करेंगे, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है और पेडागोजी क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने। हिंदी के तो बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि इस बार सबसे कम नंबर जो है बच्चों के हिंदी में आए थे, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर क्या है, भाषा का अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है, तो बताना इसमें कौन सा आपका सही होगा। और हमने आपको हमेशा बताया, मैंने आपको बताया कि हमें आपका ऑप्शन के थ्रू पर जाना है। ठीक है, क्योंकि सीटेट आपका कह सकते हो एक इस तरीके का पेपर है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा ना तो भी इसे पास कर सकते हो। कैसे? अगर आपने इसके ऑप्शन पर काम कर दिया। ये जो आपको ऑप्शन दे रखे ना, अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपका सीटेट पास है। सीटेट रटने वाली चीजें नहीं है कि आपको कुछ चीजें रट के जानी पड़ेगी तो ही आपका पास होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी समझ का इस्तेमाल करोगे तो सीटेट में आप फेल होने वाले नहीं हो। और जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराती हूँ, अगर आपने ये करना सीख लिया तो आपका इस बार सीटेट पास है। तो चलिए बात करेंगे, आपका सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने क्या कहा है, योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना। ये मैंने आपकी जो सीडीपी की पीवाईक्यू कराए थे उसमें डिस्कस करा था। योगात्मक आकलन क्या होता है, जिसे आप समेटिव कहते हो, मतलब जो आपका एंड ऑफ द एग्जाम। एंड ऑफ द एग्जाम मतलब इसके बाद आप किसी भी प्रकार की इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, कोई भी सुधार नहीं कर सकते। जैसे कि आपका सीटेट का एग्जाम हो गया, उसके बाद मैं आपको कितना भी पढ़ाऊँ, क्या मैटर, उसका कुछ भी नहीं। आप मुझे आके फीडबैक देने लगो, मैडम वहाँ पे कमी रह गई थी, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, मैंने ओएमआर गलत फिल कर दी, तो इसमें जो हम आपका कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन वही चीज़ आज आप मुझे बताते हो क्लास करने के बाद कि मैम मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, आप मुझे ये बताइए कैसे करना है, आप मुझे बताइए ओएमआर कैसे फिल करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो अब मैं आपको जो गाइडेंस दूंगी, अब जो मैं आपको फीडबैक दूंगी, अब जो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी, वो आपका योगात्मक में तो नहीं होगा। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि निदानात्मक मतलब आपका निदान करना, निदान किसी समस्या का सोल्यूशन ढूंढना। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। चलिए आगे बात करेंगे। अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना। क्या सिर्फ आपका निदान इसी में हो जाएगा कि अभिभावकों को बुलाओ, पेरेंट्स को बुलाओ और उनसे सूचित कर दो भाई ये दिक्कत है और आप अपना ध्यान दो? क्या ऐसे हो सकता है? चलिए आगे देखेंगे। बच्चे की समझ में रह गए अंतरों को जानना तथा उपचारात्मक कदम उठाना। देखो यहाँ पर क्या है, निदान मतलब समस्या, समस्या का क्या होता है, समाधान। तो समाधान मतलब आपका उपचार, तो ये आपका सही हो सकता है। लेकिन आगे देखेंगे, विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में आपका प्रातफल लिखना। आप ये लिख दो कि बच्चा पास है, फेल है, क्या इससे उसका निदान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला। तो एकमात्र आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल सही। इसमें आपका बिल्कुल अच्छे से समझाया कि निदान है तो निदान का क्या होगा, आपका उपचार। ये दोनों शब्द को याद रखना। निदान मतलब कोई समस्या है, समस्या का क्या करोगे, समाधान। जहां पर समस्या है वो आपका निदान हो गया, लेकिन जहां पर आप समस्या का समाधान करते हो वो आपका उपचार हो गया। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम समझे, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण एक विशिष्ट भाषा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों की क्षमताओं और ज्ञान के आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया। मतलब जो भी समस्या होगी, जो भी क्षमताओं में ज्ञान का आकलन करने के लिए जो आप निदान का परीक्षण का यूज करते हो कि बच्चों को कहाँ पर समस्या है। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, जो बच्चे समझ से रह गए अंतर को जानना, मतलब जिसे जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हम देखेंगे क्यों नहीं आया। ठीक है, फिर उसके ऊपर उपचारात्मक मतलब उसका उपचार करने वाला कदम उठाना, यही आपका निदानात्मक परीक्षण होता है। ठीक है, यह इस तरह का परीक्षण अक्सर पाठ्यक्रम की स्टार्टिंग में होगा। बताया अभी, एंड ऑफ द एग्जाम नहीं होता, आपका समेटिव नहीं होता, ये क्या होगा, स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। और लंबे ब्रेक के बाद किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सकते हैं कि छात्र में अपनी जो भाषा का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया कहाँ है, मतलब कितना उसने सीखा, कितना उसने नहीं सीखा। चीजें समझ में आई? चलिए
अब बात करें आपका योगात्मक आकलन, बताया ये क्या होता है आपका एंड ऑफ द एग्जाम। एंड ऑफ द मतलब एक सत्र के अंत में, बस इतना लाइन याद रखो। क्या होगा जिसमें आप कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, वो आपका योगात्मक होगा। योगात्मक मतलब बिल्कुल आपका एंड। इस तरीके से याद रखना। इसमें क्या मिलता है, जजमेंट मिलता है। इसमें सिर्फ आप बताओगे पास है फेल है बच्चा, कितने नंबर है कितने नहीं, ग्रेड के बारे में बात बताओगे, तो इसके बाद जो है आप कुछ भी चीजें नहीं कर सकते, इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। अभिभावक व शिक्षक बैठक, इसमें माता पिता को सूचित करना होता है। ठीक है, अभिभावक और शिक्षक की बैठक में क्या होगा, माता पिता भी होंगे और आपके शिक्षक दोनों आपस में वार्तालाप करेंगे। हाँ, बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ उसे समस्या है, बच्चों के मतलब बारे में एक दूसरे को बताएंगे। जो टीचर जानते हैं टीचर बताएंगे, जो अध्यापक जानते हैं हाँ बच्चा ये हमारा इस चीज में कमजोर है, ये ऐसे पढ़ता है, थोड़ा उस तरीके से बताएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो है आपको हेल्प मिल सकती है, लेकिन पूरा उपचार नहीं करेंगे। उपचार तो जो है आपका समस्या के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर क्या प्रगति रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट क्या होता है, इसमें निष्कर्ष के लिए जो है उपयोग करना संभव है। मतलब आप क्या बता रहे हो, एक रिपोर्ट बता रहे हो, मतलब आपका रिजल्ट। इसमें क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट में क्या है, पास है फेल, बस इतना काम करते हैं। इसमें हम कोई भी सुधार नहीं ला सकते, सिर्फ ये आपकी एक रिपोर्ट है। ठीक है, सुधार करने के लिए नहीं होता इसका प्रयोग। चलिए आगे बात करेंगे। ये है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है, तो बताना है कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई नहीं ले सकता। क्या ऐसा भी है कि पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई नहीं ले सकता? अब मान लीजिए आप अब तक क्या पढ़ते थे, आप सीटेट की बुक्स पढ़ते थे, लेकिन अब आपको ऑनलाइन चीजों का माध्यम मिला है। आप ऑनलाइन चीजें से आप अपना पढ़ रहे हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास सीटेट की एक भी बुक नहीं होगी। तो इसी तरीके से क्या होगा आपका, ऐसा तो है नहीं कि पाठ्य पुस्तक के कोई भी आपका ऐसा कोई स्थान ही नहीं ले सकता। लिया तो है, ऑनलाइन क्लासेस ने लिया है, पीडीएफ्स ने लिया है, तो ये तो होगा नहीं। आगे क्या है, ये सत्र की शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। चलिए हो सकता है। आगे क्या है, यह पाठ्यचर्या के उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बिल्कुल हो सकता है। ये आगे क्या है आपका, पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में एकमात्र आ गया नेगेटिव। नेगेटिव चीजें कभी भी पॉजिटिव का आंसर नहीं होगी, तो ये तो कट हो गया। आगे क्या है, यह है पाठ्यचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में। बिल्कुल सही है। आपका क्या, पाठ्य पुस्तक किसका भाग है, आपका करिकुलम का। करिकुलम मतलब आपका पाठ्यचर्या, उसकी मदद आपका पाठ्यचर्या को कंप्लीट कराने के लिए, हम अपना करिकुलम कंप्लीट कराने के लिए हम उसमें बुक्स का यूज करते हैं, हम पाठ्यक्रम की मदद लेते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका जो ये थर्ड ऑप्शन है ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधि की योजना बनाते हैं, पाठ्य पुस्तक योजना नहीं बनाती। योजना हम पाठ्यचर्या में बनाएंगे, तो इस वजह से आपका गलत हो जाएगा। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर देने थे। बच्चे पता नहीं किस प्रकार से क्वेश्चन करते जो गलत हो जाते। अगर आप ये मेथड अपनाओगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑप्शन पे काम करो, ना कि क्वेश्चन पे। ऑप्शन पे काम करना आपको सीखना है। तो पाठ्य पुस्तक बताया, पाठ्य पुस्तक एक उपकरण है जो आपको प्रभावी रूप से, ठीक है, सार्थक और शिक्षण में सुविधाजनक एक तरह की मदद करता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ, बिना बुक के आप नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक सुविधाजनक बनाने के लिए अध्ययन की प्रक्रिया मानी जाती है। ये क्या करेगी, जो आपके पाठ्यचर्या में जो निर्धारित उद्देश्य है उन्हें पूरा करने में अपनी भूमिका निभाती है। यहाँ पर क्या है, पाठ्य पुस्तक विशेष रूप से भाषा या साहित्य पाठ्यचर्या के लिए उपयोग की जाने वाली पाठ्य पुस्तक अक्सर जो है छात्रों में के लेखन विधि व आपकी शैलियों के रूप में अवगत कराने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है साहित्य शैली का शामिल करती है। तो बस यही है कि हम इसकी तरीके से जो है हम हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं बच्चों की। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। मौखिक भाषा, इसी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मौखिक भाषा मतलब आपको ऑप्शन में दे रखा था, कल की क्लास में बताया था मौखिक भाषा होती क्या है। चलिए बताइए, इन्होंने क्या पूछा है, रोल प्ले में भाग लेना, कविता को कंठस्थ करना। कंठस्थ मतलब रटना, रटना हमेशा नेगेटिव, ये कभी आंसर नहीं होगा। और ये क्या कह रहा है, विकास में मदद करना, मतलब पॉजिटिव चीज आपसे पूछ रहा था, ये तो होगा नहीं, रटाओगे नहीं बच्चों को। आगे क्या, अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समावेश पढ़न, मतलब बस सिर्फ बुकों को पढ़ो, जो चीज दे रखी है उसका समावेश कर लो, मतलब सारी चीज अपने अंदर भर लो। ऐसा भी नहीं है, हमें बच्चों को क्या करना है, विकास करना है, हमें उन्हें अच्छे से पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि जो बुक है उन्हें रटाने लग जाओ, जो सारी चीजें उनके अंदर भरने लग जाओ, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों नहीं होंगे। आगे क्या है, नए एवं अपरिचित शब्दों की सही उच्चारण में अभ्यास कराना, मतलब जो बिल्कुल नए शब्द है, जो अपरिचित है बच्चों के लिए, उसमें अभ्यास कराओगे। या फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोल प्ले में भाग लेना। तो बताइए कौन सा आंसर आ जाएगा। तो आंसर नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल सही है। और ये आंसर जो आपका 90% बच्चे गलत करके आए थे। क्या आए थे, 90%, क्योंकि वो फोर्थ लगा के आए थे। अब इन्होंने पूछा क्या है और आप बता क्या रहे हो। इन्होंने क्या कहा, आपका मौखिक। इन्होंने क्या कहा, मौखिक।
मौखिक भाषा, तो आपके ये जो अभ्यास करना, सही उच्चारण करना, ये आपका इसमें नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? रोल प्ले में भाग लेना। मतलब इसमें क्या करते हो आप? इसमें मौखिक रूप से संवाद करते हो, रोल प्ले करते हो, आप अपने डायलॉग बोलते हो। तो यही तो आपका क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गई। इसी का उदाहरण आपको उठाना था। तो इन चारों में सिर्फ एकमात्र यही था। अगर हम बात करें रोल प्ले में, क्या होता है? छात्रों को कहानी के दृश्यों तथा पात्रों के रूप में जो है अभिनय करने का, मतलब रोल करने का मौका मिलता है। उसमें क्या करते हैं? वो एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। बातचीत करने के लिए आपका मौखिक भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बस ये लाइन आपसे पूछी थी और बच्चों ने सबने ये क्वेश्चन गलत किया। 99% मैं कह सकती हूँ सब बच्चे ये गलत करके आए थे। तो ये आपका मौखिक भाषा होती है। समझ में आया? पूछा क्या था, पूछना क्या चाह रहा था और आप आंसर क्या दे रहे थे। तो ये क्या हो गया? आपका रोल प्ले बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करें आपकी यहाँ पर, इसमें क्या होता है आपका? यह अभ्यास छात्रों को खुद से अभिव्यक्त करने, मतलब अपने विचार बताएगा। जब हम अपने यहाँ पर संवाद कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है आपका मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। इसमें जो है सार्थक बातचीत होती है, संवाद होता है। रोल प्ले में जो है भाग लेने वाले छात्र विभिन्न तरीके से मौखिक भाषा का कौशल को बढ़ावा देते हैं। क्या करेंगे? जब आप किसी मूवी को देखते हो तो उसमें क्या होता है? उसमें संवाद कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, मौखिक रूप से बोल रहे हैं। तो उससे क्या होगा? वो अलग-अलग कौशल उनके अंदर विकसित होंगे। बोलने के कौशल, मौखिक भाषा का कौशल जो है उनमें विकसित होता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है? आगे बात करेंगे, ये आप पढ़ लेना। ये बहुत डिटेल से मैंने आपको बहुत अच्छे से चीज़ें तैयार करके दी है। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। सब पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी। ये आपका 7 जुलाई का पेपर है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी प्रकार से सारे पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर क्या है? जब हम कहते हैं कि भाषा आपका यादृच्छिक है, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो बताइए इसका क्या तात्पर्य है? ये भी क्वेश्चन आप सभी जो है इसे 90% लोग गलत आंसर दोगे। तो बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है इसका आंसर। ठीक है? तो इसमें जो है क्या कहा है? भाषा और शब्दों के बीच में, अर्थों के बीच में अंतर्निहित संबंध है कि जो आपके शब्द है और उसकी जो अर्थ है, उन दोनों के बीच में संबंध है। चलिए आगे बात करेंगे। शब्दों और उनके अर्थ के बीच में किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं, मतलब कोई रीजन है उन दोनों के बीच में संबंध होने का। ऐसे नहीं कि ऐसी बिना रीजन के संबंध है। तो ये चीज कह रहे हैं। भाषा पहले से ही निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। भाषा के शब्द और उसके अर्थों के बीच में किसी भी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर है वो आपका थर्ड हो जाएगा और यह आंसर आप सभी ने गलत किया होगा। अब आप ये कहोगे संबंध किस प्रकार से नहीं है, तो चलिए जानते हैं। यही तो आपको चीजें समझनी है और यही जो है आपसी के साथ एग्जाम में खेला गया था। अगर कोई भी नया बच्चा या बहुत ज्यादा भी पढ़ने वाला बच्चा है, वो भी इसका आंसर फर्स्ट ही लगाएगा। 90% बच्चे इसका आंसर फर्स्ट लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं समझा, बस सीधा ये देखा पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव बता दो कौन सा है। तो क्वेश्चन तो समझो ना पहले क्या कह रहा है। अगर हम बात करें आपका यहाँ पर, भाषा एक क्या है? आपका प्रतीकात्मक, मतलब सिंबल को बताती है, नियम शासित प्रणाली है। इसमें क्या होता है? जो लोग हैं वो अपने एक समूह से दूसरे समूह में अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये ही आपकी भाषा है। भाषा वह संस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मौखिक, अपने श्रवण मतलब सुनने, मनमाने प्रतीकों के माध्यम से जो है संचार करेंगे। मतलब अपनी मर्जी के साइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है? आप अपने दोस्तों के बीच अलग साइन का प्रयोग करोगे, आप घर में आकर अलग तरीके से बोलोगे। क्या आपने अपने सिंबल बना रखे हैं अलग अलग। ठीक है? विभिन्न प्रकार की चीजें हम यूज करते हैं। अब बात करें भाषा की विशेषताएं क्या होती है, इसी में आपका क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन कहाँ से बना था? भाषा की विशेषताएं से। यह विचार है कि भाषा की प्रकृति आपके यादृच्छिक। इसका तात्पर्य क्या होता है? जब किसी भाषा के और शब्दों के अर्थों के बीच में कोई संबंध नहीं होता, यही आपका होता है। देखो मान लीजिए आपने देखा होगा कुछ चीज हम किसी और तरीके से प्रयोग में लाते हैं और कोई वही चीज किसी और तरीके से, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है? आप उसका मतलब कुछ और होता है और कुछ और लोग जो है उसे किसी और मतलब में लेते हैं। तो यही आपका यादृच्छिक है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार हम चीजें करते हैं। इसमें कोई संबंध, कोई सेंस नहीं होता हम इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है? कोई क्या बोलेगा? कपड़ा। ठीक है? क्या बोलेगा? कोई कपड़ा। कोई इसे लत्ता भी बोलता है। तो ये क्या है? इन दोनों का कोई सेंस नहीं है, लोगों ने अपने अकॉर्डिंग जो है चीजें बनानी स्टार्ट कर दी। ऐसे बहुत से शब्द है, आप कुछ और कहोगे। तो इसी में जो है आपके यहाँ पर क्या होता है? आपका यादृच्छिक, मतलब अपने अनुसार जब हम चीजें करते हैं। ठीक है? तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यादृच्छिक, मतलब अपने अनुसार। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। भाषा जो एक अर्जित, मतलब सीखा हुआ व्यवहार है जो कि आप अधिग्रहण करते हो भाषा के रूप में। ठीक है?
आगे आपका यह जो है भाषा मुख्यतः रूप से वाचिक और वाक् प्रधान है, मतलब बोलने का जो इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। चित्रों के रूप से भी हम इसे क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। भाषा गतिशील है और इसमें प्रभाव की स्थिति में रहती है, यह व्यवस्थित है, इसमें क्रम है, अर्थात यह सभी भाषाओं की तरह संचालित होती है। तो याद रखना कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो किसी और तरीके से यूज होते हैं और आप कुछ ऐसे सिंबल है आप किसी और तरीके से यूज करते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। व्याकरण पढ़ाने का निगमात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हम सबसे पहले देखो, अब मैं आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम जो है आपका निगमात्मक नहीं चलेंगे। ठीक है, हम क्या चलेंगे, आपका आगात्मक, मतलब हम क्या करेंगे, आपका डिडक्टिव लर्निंग करेंगे। ठीक है, इंडक्टिव नहीं करेंगे, डिडक्टिव करेंगे। ठीक है, या डिडक्टिव करेंगे इंडक्टिव, बताइए। चलिए, इंग्लिश की तो हम क्लास आपकी अलग होती है और सीडीपी में आपको बता देती हूँ डिडक्टिव इंडक्टिव होता क्या है, लेकिन यहाँ पर हम शुद्ध हिंदी में बात करेंगे। ठीक है, आपका निगमात्मक, ठीक है, आपका आगात्मक, ये दो चीजें होती है। ठीक है, अब निगमात्मक पूछा है क्या है, और आप ये बताइए हम जिस तरीके से चल रहे हैं, हम पहले पीवाईक्यू कर रहे हैं, पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ पेपर आता कैसे, इसके बाद हम थ्योरीज पर चलेंगे, इसके बाद हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, पूरा जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट होगा। तो ये कौन सी आपकी प्रक्रिया है, ये निगमात्मक है आगात्मक, तो बताइए कौन सा है। तो हम आपका आगात्मक चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उदाहरण से चल रहे हैं। ठीक है, हम उदाहरण से क्या चलेंगे, हम नियम तक चलेंगे। ठीक है, मैंने आपको वाइगोत्स्की के क्वेश्चन कराए, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, मैंने आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई, लेकिन हमने क्वेश्चन किए, उसके बाद हम थ्योरी पर चलेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको पता है भाई ऐसे ऐसे वहां पे क्वेश्चन देखा था, ये वो इस तरीके से है, उनका इस टॉपिक पर है, उन्होंने इस तरीके की थ्योरीज दी है। तो वही चीजें जब आप पूरी डिटेल में थ्योरी पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी, और यही अप्रोच होनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू रूल पर जाओ। अब आप बड़े हो चुके हो, ठीक है, तो हम पहले क्या करते थे, छोटे बच्चों को रूल बता दिए, ए है, बी है, सी है, फिर उसके बाद में एप्पल दिखाते थे, ये बॉल है, इस प्रकार से करते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम सीधा एग्जाम्पल जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पता है पेपर में आएगा कैसे, तभी तो आप पढ़ पाओगे। अब आपको पता ही नहीं पेपर कैसे आएगा और आप सिलेबस या कुछ भी पढ़ने लग रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं है। वही चीजें पूछिए, निगमात्मक, बस निगम, नी से याद रखना, नी से क्या बनता है, निगमात्मक मतलब नी से नियम, बस आपका आंसर। ये ट्रिक है, इसे याद रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है पेपर के टाइम में। अब नहीं होंगे, लेकिन पेपर के टाइम में जब टाइम जाने लगता है ना, तो जल्दबाजी में गलत होता है क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, सेकंड, बिल्कुल सही है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे आपका ये व्याकरण के बारे में बताएं। व्याकरण जो है सार्थक वाक्यों के, व्याकरण किससे बनेगा, जो सार्थक वाक्यों के निर्माण से, और उनका पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, और उन संदर्भ में जो है शब्दों के उपयोग से संबंधित नियमों का समूह है। व्याकरण क्या है, नियमों का ही तो समूह है। विभिन्न प्रकार की जो है व्याकरण में शिक्षण विधियां होती है, जिसमें से एक आपका निगमात्मक है। इसमें क्या होता है, हम व्याकरण में नियम प्रस्तुत करते हैं, पहले नियम, फिर हम छात्र को उदाहरण देंगे, उसके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। बस इतना आपकी ये पूरी थ्योरी है, ये आपको बताना चाह रहा है। ये क्या होता है आपका, नियम से उदाहरण की ओर जाएगी, मतलब अज्ञात से ज्ञात की ओर, जटिल से सरल की ओर जाती है। ठीक है, ये चीजें भी याद रखना। ठीक है, निगमात्मक मतलब नियम से उदाहरण, मतलब अज्ञात है आपको चीजें, ठीक है, फिर आप ज्ञात की तरफ जा रहे हो, जटिल से सरल, मतलब आपको थ्योरीज नहीं पता। ठीक है, उसके बाद जो आप एग्जाम्पल पता है लेकिन थ्योरी नहीं पता, जैसे कि आपको पता है लड़का है, आपको पता है क्या नाम है, राम है। ठीक है, राम लड़का है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है, लेकिन आपको ये पता है जो राम है वो लड़का है, आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर हम कहें कि आपका ये जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, अगर हम आपको पहले आपको नियम बताए, रूल बताए, उसके बाद ये चीजें बताएंगे, तो ये तो आपको ज्ञात है ना, इसी वजह से क्या है, ये आपकी ज्ञात है, और जो रूल नियम है वो आपको अज्ञात है। ये चीजें याद रखने, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात, जटिल से सरल, मतलब इजी तरीके से, और आगात्मक क्या हो जाएगी आपकी, सरल से जटिल हो जाएगी, क्योंकि हमें चीजें पता है, हम फिर क्या जाएंगे, जटिल की तरफ जाते हैं, और ये ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पूरी प्रक्रिया होती है वो है आपके यहाँ पर उदाहरण से जो है सूत्र की ओर, सूत्र मतलब नियम की ओर बनाने वाली विधि है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। अब पूछा है तथ्यों से, ठीक है, फैक्ट से आगे जाकर अनुमान लगाने का कौन सा तरीका है, वाक्य करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, या फिर आपका पाठ्य सामग्री का विस्तार करना। तो इन्होंने क्या कहा, तथ्यों से भी आगे जा रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, चीजें विस्तार कर रहे हो। ठीक है,
आपका एक्स्ट्रापोलेशन है। तो क्या आ जाएगा आपका पाठ्य सामग्री का विस्तार। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाक्य करना, किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, विश्लेषण करना किसी चीज का, मतलब मैंने आपको क्लासेस करा दी, आप फिर इसका विश्लेषण करोगे। भाई मैम तो पीवाईक्यू करा रही है, भाई ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर के लिए, यहाँ से तो पेपर क्लियर होगा। तो आपने ये क्या विश्लेषण किया, ठीक है। आप फिर निष्कर्ष क्या निकालोगे, भाई मुझे डेली क्लासेस देखनी है, ये क्या आपका निष्कर्ष है। तो इस प्रकार से जो आपके ये तीनों तो होंगे नहीं, तो सिंपल सा क्या बच गया, फोर्थ बच गया, और यही आपका आंसर है। चलिए इसे समझते हैं। अगर हम बात करें आपका एक्स्ट्रापोलेशन मतलब आपका पाठ्य सामग्री का विस्तार, इसमें जिसमें कि आपको चीजें ज्ञात जानकारी का विस्तार करते हो, मतलब अज्ञात जानकारी का अनुमान लगाते हो। अनुमान भी तो उसी चीज का लगाओगे जब आपको थोड़ा सा पता होगा, ठीक है, और अनुमान उसका लगा दोगे जिसके बारे में नहीं जानते। मान लीजिए आपने क्या देखा कि आपने बाहर, घर के बाहर गीला देखा, ठीक है, गीला सड़क गीली हुई है, तो आप क्या अनुमान लगाओगे कि भाई बारिश हुई होगी। तो आपके पास पहले ज्ञान था ना कि जब बारिश आती है तो आपका क्या होता है, सड़क गीली हो जाती है, लेकिन आपको यहाँ नहीं पता था कि सड़क गीली है, लेकिन आपका जो अनुमान था, आपको जो चीजें पहले से ज्ञात थी, आपने उसका विस्तार किया, आपने उसका यूज किया, वही आपका क्या हो जाता है, पाठ्य सामग्री का विस्तार करना। ठीक है, इसमें हम अपने पिछले ज्ञान व अनुभव के आधार से सीखते हैं, परिकल्पना बनाते हैं, और यह है जो कल्पना अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, यही आपकी पूरी बात है जो मैंने आपको बताई। अब बात करेंगे आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है आपका, निष्कर्ष बताता है ज्ञात तथ्यों के परे अनुमान लगाने की बजाय ये क्या करेगा, आपके तथ्य के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। मैंने आपको क्लासेस कराई, आप निष्कर्ष निकालोगे, आगे विश्लेषण करोगे। विश्लेषण क्या है, किसी चीज को बेहतर ढंग से समझने का। अब आपको मैं रोज ही क्वेश्चन करा रही हूँ, आप देखोगे हाँ मैम एक्सप्लेन भी कर रही है, मैम चारों ऑप्शन को बताती है। इससे क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, ये टॉपिक नहीं आया, ये चीजें नहीं पूछी, तो बाकी जो ऑप्शन है वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो, इस चीज का विश्लेषण कर रहे हो, क्या करेगा, आपको बेहतर ढंग से समझने में हेल्प करता है, और इसी के माध्यम से आप निष्कर्ष पर जाते हो। बिना विश्लेषण के निष्कर्ष नहीं निकलता। वाक्य मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना, समझने योग्य वाली बात है, ठीक है। अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, वाक्य तो दे रही हूँ, ये चीजें समझाई तो रही हूँ। चलिए आगे बात करेंगे। एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षकों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और क्योंकि स्वच्छंद लिखने से शिक्षार्थियों को क्या लाभ है। अब क्या करोगे, आप टीचर हो, आप बच्चों को कहोगे भाई ये चीजें आप खुद से लिखो, इससे क्या लाभ मिलेगा, बस ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। तो देखो चार ऑप्शन पर काम करो। सबसे लास्ट का देखेंगे, इससे क्या होगा, शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिए लिखित स्वरूप के गुण धर्म समावेशित कर सकते हैं। चलिए आगे क्या है, शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते कि उन्हें कुछ और अधिक सटीक लिखना है। ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है, बिल्कुल गलत लग रहा है। चलिए आगे देखेंगे, शिक्षार्थी लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र है। चलिए यह शिक्षार्थियों के प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो देखो लिखने के लिए स्वतंत्र है नहीं है, देखो जब टीचर ने कह ही दिया और टीचर प्रोत्साहित कर ही रहा है तो बच्चे तो लिखेंगे। जब आप किसी को इनकरेज करोगे तो आप वो चीजें करोगे, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर महसूस नहीं करते, बिल्कुल आउट ऑफ द सेंस है। यहाँ पर क्या है आपका प्रथम भाषा का समावेश गुणधर्म, ऐसे यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई, तो एकमात्र हो गया आपका फर्स्ट, जो कि हमने पढ़ा, ठीक है, हमने समझा भी नहीं और सीधा हम इस पर चले गए। क्यों, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को कि खुद से चीजें करो, खुद से आप पढ़ो, तो हम खुद से आप लिखो, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, रचनात्मक बच्चे अपने अलग अलग तरीके प्रेजेंट करेंगे, सब बच्चों का अलग अलग मिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कहोगे कि गांधी जी के ऊपर विचार लिखो, हर बच्चे अपने अलग अलग विचार लिखेंगे, अपनी अलग अलग थिंकिंग लगाएंगे, तो ये क्या होगी, आपके रचनात्मक होगी। आप इससे क्या करोगे, लिखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करोगे। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। ये आपका पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। मैंने वैसे आपको ये पूरा समझा दिया। चलिए आगे बात करेंगे आपका, आप कक्षा 5 के अध्यापक, आप कक्षा 5 के अध्यापक है, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए कहा। आपने क्या कहा, आपका जो सिलेबस है आप उन्हें पढ़ो। उसके बाद जो है उस आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्न के उत्तर देने के लिए कहते हो। इस प्रक्रिया को आप छात्रों को किस प्रकार के पठन को जो है प्रोत्साहित कर रहे हो। देखो आपने क्या कहा, आपने एक बच्चे को चैप्टर दिया, आपने कहा आप इसे पढ़ो, ठीक है, बच्चे ने पढ़ लिया, फिर आप उससे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो, तो पूछा वो कौन सी प्रक्रिया, वो आप कराना क्या चाह रहे हो, बस ये चीज आपको यहाँ पर पूछिए। देखो कितनी इजी, लैंग्वेज कितनी टफ थी, बस चीजें यही थी। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा, तो बताइए विस्तृत होगा, विस्तृत पठन, या फिर बारीकी से पठन, आपका सरसरी पठन, या फिर आपका गहन पठन। तो क्या होगा आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। आप क्या कर रहे हो, बच्चों को यहाँ पर गहन पठन करा रहे हो, मतलब चीजें दे दे, आपने कहा खुद से पढ़ो, तो बच्चा गहन से
विस्तृत नहीं कर रहे तो बिल्कुल बारीकी से, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल बच्चों को बारीकी से, नहीं, ठीक है, सरसरी तौर पर ये तीनों ही नहीं है, बस एकमात्र आपका गहन पठन। आप बच्चों को क्यों कहा है कि आप पढ़ो, उससे क्वेश्चन पुट अप करोगे तो हाँ बच्चों का ध्यान रहेगा, भाई टीचर क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगर हम बात करें आपका आपका पठन उपकौशल में समायोजित पठन के दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो शिक्षार्थी वो पाठ के अर्थ को प्रभावी रूप से ढंग से समझने का अनुभव करने में मदद करते हैं। जब आप खुद से चैप्टर पढ़ेंगे, बच्चा जब खुद से चैप्टर पढ़ेगा तो उसे चीजें याद रहेगी, वो चीजें समझेगा, अनुभव करेगा, खुद से एक्सपीरियंस करेगा। हाँ भाई उस चैप्टर में ऐसा लिखा था, जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो उससे क्या होगा, वो अपने अनुभव से जो है आंसर देगा, अपने खुद से जो है समझ से आंसर देगा। ऐसे ही क्या है आपका, इससे क्या होता है, जिससे गहन विस्तृत आदि इस प्रकार के आपके पठन के आपके कौशल है। पूछा जाए पठन के कौन कौन से कौशल है, विस्तृत भी है आपका यहाँ पर, बारीकी से पठन भी है, सरसरी तौर पर पठन भी, और साथ ही साथ आपका गहन पठन भी। ये सब आपके पठन के प्रकार हैं। अगर हम बात करें गहन पठन क्या करता है, हमें पंक्तियों के बीच में पढ़ने के लिए संकेत करता है। छात्र को पाठ्य सामग्री के लिए स्कैन करना, स्कैन मतलब ध्यान से पढ़ना, आपका सावधानी पूर्वक ध्यान एकाग्रता के साथ पढ़ना, प्रमुख विचार व तर्कों के साथ लिखना सिखाता है। तो यही तो है, आपके साथ भी होगा, टीचर आपको कहते थे इस चैप्टर को पढ़ो, फिर क्वेश्चन पुटअप करते थे। इससे क्या होता था, आप गहन पठन करते हो कि आपको ध्यान से पढ़ना है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है, टीचर कुछ भी सुन सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, छात्र के निर्णय लेने की शक्ति, व्याख्या देने में भेदभावपूर्ण तर्कशीलता, प्रशंसा की ओर विकसित करने के दृष्टिकोण दिए जाते हैं, जैसे कि आपका लेबर, रिपोर्ट, अनुबंध, लेख, ठीक है, आप निबंध लिखवाते हो, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। अब हम बात करें आपका विस्तृत पठन, यह है, इससे तात्पर्य क्या है, यह विशिष्ट विवरणों पर ध्यान देने की बजाय क्या करता है, सामान्य समझ को आनंद के साथ बड़ी मात्रा में पढ़ाता है। देखो इसमें क्या होगा, विस्तृत में कोई बड़ी चीज है उसे ही आपका यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में समझाता है, ये आपका विस्तृत पठन है, लेकिन बड़ी मात्रा में पाठ होगा। आगे बात करेंगे आपका बारीकी से क्या, जब सब कुछ विस्तार से पढ़े बिना विशिष्ट जानकारी के लिए किसी पाठ को शीघ्रता से खोजना, उसे बारीकी से पठन कहते हैं। मतलब क्या करोगे, पूरे पाठ को डिटेल से नहीं पढ़ रहे, ठीक है, जैसे आप पैसेज करते हो, पूरे डिटेल से नहीं पढ़ते, आपको पता है क्वेश्चन ढूंढना है मुझे, तो आप उसे ही उसी के अकॉर्डिंग जो है शीघ्रता से खोजते हो, तो आपका बारीकी से आ गया। आपका सरसरी तौर से पठन, इसमें क्या होगा आपका, इसमें विवरण या विशिष्ट जो जानकारी है उस पर ध्यान देने की बजाय क्या होगा कि आपका पाठ का सामान्य विचार को प्रस्तुत करने के लिए शीघ्र पठन शामिल है। इसमें हम खोजते हैं और इसमें नॉर्मल आपका तेजी से पाठ हो जाता है। जैसे कि हम बच्चों को रीडिंग कराते हैं, भाई पढ़ो, उसमें बच्चा ध्यान नहीं देता, उसे याद नहीं करना होता, उसे समझ नहीं करना होता, उसे कुछ भी उसे समझने का वो नहीं है कि उससे कुछ पूछा जाएगा, सावधानी नहीं बरतता, सिर्फ वो एक तरीके से पाठ पढ़ रहा है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, कि किस में जो है हम बच्चों को सिर्फ पाठ ही पढ़ा रहे हैं, किस में हम गहराई से समझा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन जरूर कर लेना। पीडीएफ भी मैं आपको दूंगी तो उससे भी कर लेना, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। आगे बात करेंगे भाषा अर्जन। भाषा अर्जन तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाए। क्या ऐसा होता है? बच्चों को अनुवाद करने के लिए अभ्यास कराया जाए, बच्चों को पठन के अवसर दिए जाए, बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। तो बताइए कब होगा, ठीक है, भाषा अर्जन कब करेंगे, ठीक है, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें भाषा अर्जन करने की, तो देखो नियम से सिखाना बिल्कुल नेगेटिव है, कट करो, ठीक है, सिर्फ अनुवाद का अभ्यास कराए जा रहे हो आप। यहाँ पर हम अर्जन की बात करें, अर्जन कहीं पर भी हो जाएगा, भाषा अर्जन कहीं पर भी हो सकती है, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ आप अवसर दे रहे हो पठन करने के, बस पाठ पढ़ो तो ही आपका अर्जन होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, केवल सिर्फ जिसमें सबसे ज्यादा होगा, तो केवल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका भाषा का परिवेश। तो क्या हो जाएगा, बच्चे जो है भाषा के परिवेश में ज्यादा बेटर तरीके से सीखते हैं। ये सब गलत नहीं है, लेकिन ये सब बहुत ही सीमित है, इस वजह से नेगेटिव हो जाएंगे और ये आपका पॉजिटिव बचेगा। चलिए आगे बात करेंगे, और यहाँ पर बच्चे क्या देखेंगे, अवसर दिख गया तो ये आंसर लगाएंगे, नहीं, भाषा अर्जन की बात की है, तो इस वजह से फोर्थ आ जाएगा। चलिए अगर हम बात करें आपका भाषा अर्जन मानव मस्तिष्क में जन्मजात क्षमता के कारण मूल रूप से दूसरे भाषा में सीखने की अवचेतन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। क्या करेगा, ये बच्चों के अंदर जो खुद की जन्मजात सीखने की क्षमता है वो दूसरों की भाषा को सीखने के लिए संदर्भित करता है, मतलब बच्चों के अंदर पहले से ही क्षमता है सीखने की। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर, अगर हम बात करें, ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है। इसमें क्या, भाषा अर्जन के लिए किसी औपचारिक निर्देश की आवश्यकता नहीं है, मतलब कहीं पर भी कुछ भी जाकर आप सीख सकते हो। जैसे कि आप ट्रेन में जा रहे हो, बच्चे ने ट्रेन में कोई शब्द सीख लिया,
किसी ने कुछ बोला, बच्चे ने वो पकड़ लिया तो उसके वो याद रह गया, तो वो भी उसकी बात सही है, ठीक है, उसने भी वो चीज़ें वहाँ पर सीखी, ठीक है। तो ये क्या होता है, बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं। जब बच्चा भाषा के परिवेश में आता है, जब आप समाज में आओगे तो बच्चा ऑटोमेटिक शब्द सीखने लगता है। अब मान लीजिए आप मतलब हिंदी बोलते हो, ठीक है, लेकिन आप क्या करो, आप जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, आप किसी और देश में रहने लगो, तो बच्चा हिंदी नहीं बोलेगा, वहाँ पर वो इंग्लिश ही बोलेगा। मान लीजिए आप अमेरिका चले जाते हो, चाहे आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती हो, लेकिन बच्चा आपका इंग्लिश में ही बोलेगा। तो परिवेश का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है भाषा अर्जन पर। याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें है ये। आगे बात करेंगे, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? इन्होंने क्या कहा, आप मातृभाषा को स्थान ही नहीं दे रहे। तो इसमें से जो है कौन-सी विशेषता है? किस विधि की विशेषता है बताइए? आपका प्राकृतिक में तो वही चीज़ें बताओगे, मातृभाषा बताओगे। आपका द्विभाषिक, द्विभाषा में 2 भाषा हो जाएगी, तो इसमें मातृभाषा भी आएगी। आपका श्रव्य भाषिक, श्रव्य आप वही तो सुनोगे जो भाषा आपको आती होगी, तो इसमें भी आपकी मातृभाषा आ जाएगी। लेकिन जो आपका प्रत्यक्ष है डायरेक्ट, उसमें आपकी मातृभाषा नहीं आती। डायरेक्ट आप कह सकते हो बिल्कुल एक तरीके की कठोर चीज़ है। कठोर का सेंस मतलब जो बिल्कुल नियम टू नियम चलेगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो जो आपकी औपचारिक चीज़ें हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों तरीके की नहीं, डायरेक्ट बिल्कुल आपकी फॉर्मल होती है। जैसे कि आपकी ऑफ़िस की बात करें, वहाँ पर फॉर्मल लैंग्वेज बोली जाती है, चाहे आपको हिंदी आती हो, चाहे आपको उर्दू आती हो, फ़ारसी, लेकिन वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो ये क्या आपकी फॉर्मल लैंग्वेज है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, 4th आंसर बिल्कुल आपका सही होगा। प्रत्यक्ष विधि जो है, पढ़ने की प्रवाह व लिखने की सुविधा के बाद बोलने के प्रवाह से आता है, लेकिन जो आपके यहाँ पर है इसमें क्या होगा, यह भाषा की तत्लीनता पर जोर देती है और मूल भाषा के रूप में अनुवाद किए बिना सीधे भाषा का, जिस भाषा में बात हो रही है बस सिर्फ उसी का, मातृभाषा का कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, बिना उसके दिए जो है संवाद और सोचने को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब इंग्लिश है तो इंग्लिश को ही, ठीक है, आपकी स्कूल की लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इंग्लिश को ही बोलोगे, आप वहाँ पर हिंदी नहीं बोल रहे, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसे नहीं बोल रहे, क्योंकि वहाँ पर प्रत्यक्ष फॉर्मल चीजें का यूज होता है। अब हम बात करें प्राकृतिक विधि में, तो हम बोल सकते हैं प्राकृतिक विधि में बच्चा पूरे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है। द्विभाषा में क्या हो जाएगा, आपकी लक्ष्य भाषा जो आप सीखना चाहते हो और दूसरी आपकी मातृभाषा, इन दोनों का प्रयोग होता है। और आपका जो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, इसमें आपकी तीसरी भाषा भी आ जाएगी। लेकिन जो हमारी मेन हम सीखना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, और हमारी मातृभाषा क्या है, इसमें हमारी द्विभाषा में आ जाएगी। अगली बार क्वेश्चन बन सकता है द्विभाषा में जो है कौन कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड होगी, तो उसमें आपकी लक्ष्य भी आ जाएगी और आपकी मातृभाषा भी आ जाएगी। आगे आपका यहाँ पर श्रव्य भाषिक विधि, तो श्रव्य भाषिक मतलब आपकी सुनने वाली, जिसमें आप भाषा का दोहराव करते हो, अभ्यास करते हो सुनने का, ठीक है। इसमें मातृभाषा की के उपयोग की अनुमति दे सकते हैं, ठीक है, इसमें मातृभाषा का प्रयोग करो। श्रव्य भाषिक विधि है, सुनने की है, तो आप इसमें कर सकते हो, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में सख्त रूप से नहीं करते, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में कोई भी आप इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते। जिस लैंग्वेज में आपका कह सकते हो कॉलेज है, आपका स्कूल है, आपका बिजनेस है, आपका ऑफिस है, उसी लैंग्वेज का प्रयोग करोगे, वही आपके यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी, ठीक है। क्लास आपकी कंप्लीट होती है, हमने आपके पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, हिंदी प्लस आपके जो पेडागोजी थे दोनों, ठीक है। इसमें हमने गद्यांश पद्यांश आपका पैसेज भी पढ़ा, ठीक है, आरसी भी हमने डिस्कस किए और आपका जो पोएम वाला फैक्टर था वो भी डिस्कस किया। तो हमने 15 क्वेश्चन पहले डिस्कस किए, आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, तो आपकी मिलाकर जो है ये कंप्लीट होता है 7 जुलाई का एक पेपर कंप्लीट हो गया। कल हम आपका सेकंड पेपर देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सिर्फ आप ये अगर पीवाईक्यू भी करते हो ना अच्छे से और थोड़ा सा खुद से फैक्टर डाल दोगे, तो सीटेट आपका नहीं रुकने वाला, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी सीटेट की तैयारी कर रहा है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।